काम करता हूँ। और जो आज का विषय है कि मैं भी बेरोजगार, और जो देश में इतनी बड़ी समस्या आई है, और ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या की जो पटकथा लिखी जा रही थी, ये 2015-16 के बाद से ही ये समस्या धीरे धीरे बनती आई, जो आज इतनी विकट स्थिति में है। तो मैं कुछ अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मैं कुछ बिंदुओं पे आपको बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्री किस तरह से बेरोजगारी को देखता है। तो देखिए, आज जो देश में बेरोजगारी का आलम है, तो उसको समझना पड़ेगा कि अपने देश में रोजगार कहाँ कहाँ किन किन सेक्टरों में मिलता है हमें। पहला तो निजी क्षेत्र है, जिनमें कंपनियां, फैक्ट्रियां और अन्य उद्यम आते हैं, और जिसमें गवर्नमेंट जॉब भी है, कह सकते हैं। तो हमें जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनसे कितना रोजगार मिलता है और निजी क्षेत्र से कितना रोजगार मिलता है, तो ये आंकड़ा हमारे पास जब आता है हम देखते हैं तो सिर्फ 10% रोजगार हमको निजी क्षेत्र से मिलता है और 90% रोजगार हमें पब्लिक सेक्टर से मिलता है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। इन सार्वजनिक क्षेत्र में आपका कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। अपने देश का कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है, और जीडीपी में 3% योगदान इन किसानों का रहता है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि आज 21वीं शताब्दी के भारत में कृषि की प्रधानता रही है और रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये गड़बड़झाला हुआ कैसे और ये बड़ी समस्या आई कैसे। तो हम आपको ले चलना चाहेंगे 2016 का जो नोटबंदी था। दरअसल वो पहला हमला था इस सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने का। यानी आप जानते हैं कि यहाँ जो 90% रोजगार आदमी करता है, वो रोज हाथ में जो पैसा होता है उससे रोजगार करता है। सब्जी वाला हाथ में 500 रुपया लेके मंडी जाता है, वहां से सब्जी लेके आता है, बेचता है। ठेला लगाने वाला, चाय लगाने वाला, पकौड़े लगाने वाला, या फिर कोई भी किसान है, वो पैसे लेके जाता है। लेकिन उस उन दिनों में क्या हुआ, कितनी बड़ी इतना बड़ा निर्णय लिया सरकार द्वारा, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और 1 घंटे में लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया गया। और इसका प्रभाव ये हुआ उस समय की कैशलेस इकोनॉमी, यानी हम कैशलेस इकोनॉमी बना रहे हैं, मतलब बिना नोट का, यानी मोबाइल या डिजिटल लेन देन हम करेंगे। उस समय पेटीएम आया, पेटीएम उसी दौरान लॉन्च किया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि खूब अच्छे से लॉन्च किया गया पेटीएम। और जियो का स्कीम आया कि मुफ्त में बांटा गया डाटा। हाँ, तो ये जो मुफ्त का काम होता है इकोनॉमिक में, इसको हम लोग जिस तरह से देखते हैं, जैसे आपको किसी प्रोडक्ट को लोगों को फैलाना हो, तो आप पहले मुफ्त में बांट दो। इसका ज्वलंत उदाहरण है, जब अंग्रेज यहाँ चाय लाए, यहाँ पे चाय लोगों को पिलाना शुरू किया, तो उन्होंने ऐसी दुकानों पे 10-20 दुकानों पे लोग अपने एजेंट रखे और कहा मुफ्त में भाई चाय पियो, ये अच्छी चीज है, इसको पियो, टेस्ट करो। तो लोगों को मुफ्त में मिल रहा था, तो उन्होंने ट्राई किया। लेकिन आज आप देखिए, वो फार्मूला आज 21वीं शताब्दी के भारत में इस्तेमाल हुआ, और अच्छे से हुआ। अंबानी ने मुफ्त में सबको बांटा, और इधर सरकार क्या कहती है कि डिजिटल लेन देन होगा, तो पेटीएम आ गया। हाँ, और उधर नोटबंदी हो गई। आप समझिए, उस समय जो इकोनॉमिक को झटका लगा, क्योंकि जितना भी आदमी पास अपने पास जमा पूंजी था, तो सबसे पहला काम उसने बचाने का किया। वो ले गया बैंक पे, लाइन लगाया। देखिए, ये जो सरकार थी, ये पूंजीपतियों की सरकार थी। मतलब इसको जो चंदा मिला था चुनाव लड़ने के लिए, ये पूंजीपतियों के लिए मिला था। लेकिन आप समझिए, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की, कौन सा ऐसा मूवमेंट चलाया था, इनको इतना ज्यादा इनका प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि खुद मेरे मेरे मुंह पे ऐसा लगा कि चलो, एक कोई करने का पहला हमला था जो नोटबंदी के रूप में आया। अब दूसरा हमला होता है जीएसटी। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और यहाँ कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं, हमारे देश में कर का एक अलग सिस्टम था, इसके पहले की सरकारों ने। हाँ, बात जरूर चल रही थी कि हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाए, लेकिन इस रूप में लगाया जाए, ये बात नहीं चल रही थी। अब देखते हैं हम, दूसरा हमला जो हमारी अर्थव्यवस्था पे होता है, वो जीएसटी के रूप में होता है। इन्होंने नारा दिया, एक राष्ट्र एक कर। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी भी वर्तमान में आप पता करिएगा, गूगल सर्च करिएगा, इस देश में 4 तो बिल्कुल 4 प्रकार के टैक्स वैसे ही लग रहे हैं, और कुल मिला जुला के 8 प्रकार के टैक्स अभी भी लग रहे हैं इस देश में।
और नारा दिया गया था कि एक राष्ट्र एक कर। अपने देश के 20-25 घराने अपने देश से है, उनकी पहुंच इतनी सरकार में है कि वो अपने मन मुताबिक टैक्स का रूल रेगुलेशन सब बदलवा लेते हैं। जैसे कि उनको जहां दिक्कत हुई, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि भाई यहाँ यहाँ दिक्कत है, ये रूल करा देते तो आपको टैक्स में फायदा होगा। तो आप देखिए कि कितना मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया। एक तरफ मझोले निचले कुटीर उद्योग थे, उनको समझ में नहीं आया, वो भरने में अक्षम थे, और दूसरी तरफ 20-25 घरानों ने उस टैक्स का खूब फायदा उठाया। अब हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी। अभी देखिए, हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि जो इकोनॉमी खराब हुई है, -23.9 जीडीपी गई है, वो एक्ट ऑफ गॉड है। यानी ये हमारा दोष नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है। यानी उन्होंने अपना पल्ले गाड़ दिया। इससे पहले का स्टेटमेंट आप देखेंगे तो योगी मानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कहते हैं ये मुगलों की देन है। थोड़ा सा और आएंगे तो अमित शाह जी कहते हैं कांग्रेस की देन है, और मोदी जी भी उसी हद तो तब हो गई। अभी हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये ईश्वर की मर्जी है। अब आप समझिए, दिसंबर 2019 के जीडीपी आप उठा के देखिए तो उस समय भी 3.4% जीडीपी ग्रोथ रेट था चौथी तिमाही में। 2019 की चौथी तिमाही में आप देख लीजिए जीडीपी उठा के, यानी जीडीपी कहीं ना कहीं पहले से ही दम तोड़ रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, सरकार को समझना चाहिए था, WHO का कहीं भी गाइडलाइन नहीं था कि आप लॉकडाउन ही कर दो। लॉकडाउन तो एक फार्मूला था जो जिन देशों ने अपनाया, जैसे चाइना में हुआ। चाइना ने पूरे शहर, अपने पूरे देश को नहीं लॉकडाउन किया, सिर्फ वुहान को लॉकडाउन किया। और कंट्रियों ने अपने जिस राज्य में सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप था वहां। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गणित किया जाता है। रिजर्व बैंक का जो रिजर्व कोष होता है, जो महामारी और युद्ध के समय काम आता है, आप अच्छी तरह समझते हैं। इसके पहले उर्जित पटेल अपने देश के वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर होते हैं, आरबीआई गवर्नर, उनसे उस फंड की मांग की जाती है, लेकिन वो फंड वो देता नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने वो फंड देने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्होंने दबाव में आके इस्तीफा दिया। ये गरीब, अब इस देश में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री होने के बावजूद एक इतिहास के विद्यार्थी को, यानी एक इतिहास पढ़ा हुआ आदमी, उसको आरबीआई पे बैठा दिया जाता है। और 1,75,00,000 रुपया जो भी लगभग जो भी आरबीआई के कोष में था, वो सरकार ने ले लिया। अब आरबीआई के कोष भी खाली हो गया। 1,75,000 इधर करोड़ विजन की हम घटना आपको बताते हैं। ये जो अभी घटनाएं चल रही है, हाँ, 1,75,000 करोड़ रुपया। तो अभी वर्तमान में जो क्रम चल रहा है, जीएसटी का बंटवारा आप लोगों ने सुना होगा, केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी का बंटवारा, जिसमें 42% हिस्सेदारी होती। बड़ी मजेदार बात आप सुनिए कि अभी हाल ही में मीटिंग बैठी थी, तो केंद्र ने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा कर दिया। उन्होंने बोला ऐसा है भाई कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, आप आरबीआई से लोन ले लो। अब राज्य तो बड़े संकट में फंसे हैं कि अगर हम लोन ले लेते हैं तो हमको दोहरी मार पड़ेगी, और ये काम जब केंद्र का है तो हम क्यों लोन ले। इसमें खुद बीजेपी शासित राज्यों ने भी मतलब किया, क्योंकि भाई एक राज्य की जिम्मेदारी होती है, अगर उसको उसका हिस्सा मिलेगा, हमने कर वसूल के आपको दे दिया, लेकिन आप हमारा हिस्सा ही नहीं दे तो हमें जवाबदेही पड़ेगी, हमारे राज्य की जनता हमसे सवाल करेगी। अगर हम आरबीआई से लोन ले लेते हैं, अब यहाँ भी देखिए आरबीआई भी लोन देने के मूड में नहीं है। वो तो कहती है 2,45,000 रुपया हमारा फ्रॉड हो गया है, हमको 3.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार दे तो हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। अब सोचिए, आरबीआई अपना रोना रो रहा है, केंद्र सरकार अपना रोना रो रहा है, यानी बैंक का 2,45,000 करोड़ रुपया फ्रॉड हो चुका है, जो कि लोग लेके डंप कर चुके हैं, भाग गए हैं, या निजी उद्योगपति ले गए हैं। अभी हाल के दिनों में एक हमारे चीफ जस्टिस मिश्रा जी रिटायर हुए हैं। आप देखिएगा 5,45,000 रुपया उन्होंने अभी एक कंपनी का माफ कर दिया। उन्हें ऐसा फैसला सुना दिया तो उसको डायरेक्ट फायदा हो गया। अब हम आते हैं उसको घटाना ही मुनाफी समझा, और घटाते घटाते आज जो पहले 5,000 हुआ करता था तो वो 1,000 पर। बात ये है कि आप अगर रोजगार देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं, तो एक तरफ आप नौकरी देने के बाद आप इतना मतलब हाई फाई पगार कर दी, तो उस रूप में अगर कर्मचारी रखेंगे तो उनको भी उतना हिस्सा चाहिए। अब जब अपने देश के रिजर्व पैसे का आप दुरुपयोग कर लेंगे और आपके पास रिजर्व नहीं होगा, देखिए इकोनॉमी जब डंप हो जाती है तो एक अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। देखिए अभी जो देश के हालात हैं, इस हालात में एक बार गलत निर्णय लिया गया, लॉकडाउन कर दिया गया,
बोला कि हमें 24 घंटे दीजिए, जनता ने खुशी खुशी 24 घंटे दिए। लेकिन जैसे ही 25वां घंटा होता, अगर आप हमको 21 दिन नहीं देते तो देश 21 साल पीछे चला जाए। आप सोचिए, ये जो दौर चला लॉकडाउन का, मैंने खुद अपनी आंखों से मजदूरों के ऊपर बीतने वाली यातनाएं देखी। मैं खुद सड़क पे था और लोगों का लगातार इंटरव्यू किया, लोगों के राशन पानी की व्यवस्था की, और मैं एक चीज देखता रहा कि हर आदमी भयभीत, और वो किसी प्रकार इन प्रकार घर जाना था। अब हाल के दिनों में देखिए, वही मजदूर जो जान रहा है कि हमें वापस जाने पे हमारी मौत हो सकती है। मैंने कुछ लोगों से बात किया अभी हाल के दिनों में, पिछले 1 डेढ़ महीने पहले से मैंने बात करना शुरू किया, जब जो मजदूर आया था घर और वो वापस जा रहा था। मैंने सवाल किया, भाई अभी तो आप उसी जगह से आए, उसी प्रदेश से आए हैं और इतनी जिल्लत झेलते हुए आए, पैदल आए हैं और फिर वापस जा रहे हैं, क्या मतलब है? तो बोला, भैया हम यहाँ भी रह के मरेंगे, वहां भी रह के मरेंगे, तो ऐसा है कि कुछ दिन काम करके ही मर जाए। मेरे एक दोस्त का कल एक फोन आया, वो हमारे साथ मास्टर किया हुआ है, और वो बोला, हरिशन भाई मुझे कुछ काम दिला दो, मुझे लेबर की स्थिति इतनी खराब है कि 10-15 दिन भी नहीं चल पाएगा, हम लोग मांग भी नहीं पाएंगे। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा आघात आघात हुआ है। आज का जो दौर है, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में सरकार के पास इतने पैसे नहीं रह जाएंगे कि वो अपने ही कर्मचारियों का वेतन दे पाए, खुद सांसद विधायकों का ही वेतन दे पाए। यानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पे है। -23% जाना मतलब, आप समझ कल्पना करिए, जब हमारे देश में जीडीपी 10% चली जाती है तो हम छाती ठोकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 10% हो गई। आज तक 10% अर्थव्यवस्था नहीं हुई अपने देश की, 9 तक गई है। लेकिन आप सोचिए, वही अर्थव्यवस्था पहले 9 से जीरो पे आई, जीरो से फिर 23 गई, -23। आप समझिए, अब -23 से उठा के हमको जीरो पे लाना है, फिर जीरो से ऊपर ले जाना है। आप समझिए, पहले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करनी है, भरपाई करने के बाद फिर ऊपर जाना है। ये कोई मामूली मजाक नहीं है। हाँ, ये देश कृषि प्रधान है और यहाँ लोगों के पास अनाज है खाने के लिए।